अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 51 टू ऑनवर्ड एमसीक्यूज आज़ाद जम्मू कश्मीर 2026 लेक्चर इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है वो डिस्कस करेंगे। 51 एमसीक्यूज है। इन ए हाइपर इन्फ्लेशन वेलोसिटी वुड बी वेरी लो बिकॉज। अब हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू रैपिडली। यानी कि जो मनी है वो अपनी जो वैल्यू है वो लूज कर रही होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 51 एमसीक्यूज। इन डिप्रेशन इकोनॉमी अलोंग ए हॉरिजेंटल एग्रीगेट सप्लाई का, यानी कि जो डिप्रेशन आया 1930 का, प्राइसेस स्टिकी हो गई थी मिनिमम जाकर, वेजेस भी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी। तो और जो सप्लाई कर्व था वो हॉरिजेंटल हो गया था। अब वो कहता है कि इसकी वजह क्या थी। इन डिप्रेशन इकोनॉमी अलोंग ए हॉरिजेंटल सप्लाई कर्व वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी डाउनवर्ड। यानी कि स्टिकी का मतलब होता है एक जगह पर आकर चीजें रुक जाना, यानी कि मिनिमम हो गई। और जैसे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्राइसेस है, जो लैंडिंग और बोरोइंग of मनी कर रहे होते हैं, और जहां पर वो लिक्विडिटी ट्रैप बना था वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं था, वो स्टिक हो गया था। ठीक हो गया। तो इसका जो सी ऑप्शन है, वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी डाउनवर्ड। ठीक हो गया। अब इससे ज्यादा और डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली जो प्राइसेस है ये भी इससे यहाँ पर ये स्टिकी हो गई, डाउनवर्ड स्टिकी बस। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द केन्जियन इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ओपन इकोनॉमी इज गिवन। ये पहले भी आया है केन्जियन क्रॉस में। ये अब ये फोर सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी है। इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वहां पर होता है जहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आपस में इक्वल हो जाए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। 54 एमसीक्यूज। The gross fixed investment in economy during a year, ड्यूरिंग ए ईयर का मतलब यानी कि फ्लो है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इज राइज रुपीज 200 करोड़। यानी कि एक साल के दौरान जो कैपिटल के अंदर चेंज आया है, जो न्यू इन्वेस्टमेंट हुई है वो 200 करोड़ की हुई है। द इकोनॉमी पॉज 1200 रुपीज करोड़ वर्थ ऑफ फिक्स कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि जो बिगिनिंग ऑफ ईयर हुआ तो 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद थी और 200 की नहीं हो गई। ठीक हो गया। एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अब जो डेप्रिसिएशन है जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसी के ऊपर होगा। अब वो कहता है व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो हमारे पास पहले स्टॉक है ना 1200, ठीक है, इनिशियल स्टॉक 1200 करोड़, ये हमारे पास स्टॉक है। अब इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन होगी, इसका 10% निकाल लेंगे तो ये 120 करोड़ आ जाएगा। 1200 में से 120 निकाला हमने। ठीक हो गया। और जो इस साल फ्लो आया है वो 200 करोड़ का आया है। तो इनको जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास 1280 आ जाएगा। ठीक हो गया। वैसे तो ये 1400 है, 1200 और 200 1400 हो गया, पर हमने 10% इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 55 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड। ठीक है। अच्छा, हाउस होल्ड का जिक्र आ गया, एक इधर से हमें क्लू मिल जाएगा। एक ट्रांसफर पेमेंट है, वो पेमेंट होती है जो विदाउट सर्विसेज मिल रही होती है। स्कॉलरशिप, हाँ जी, विदाउट सर्विसेज मिल रही होती है। ये फैमिली पेंशन है, यानी कि वो एम्प्लॉय जो सर्वेंट था कहीं भी कॉरपोरेशन के अंदर या किसी भी फर्म्स के अंदर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, यानी कि उन्होंने कोई सर्विस नहीं दी, उनको ये फैमिली पेंशन मिल रही है। ठीक हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होता है उसमें भी हमें विदाउट सर्विस कोई ना, विदाउट सर्विस हमें
पेमेंट हो रही होती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, फैमिली पेंशन है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये तीनों के तीनों ट्रांसफर पेमेंट है हाउस होल्ड को, और ये डायरेक्टली हाउस होल्ड को ही मिल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो सब्सिडी होती है, ये एक तो कॉस्ट को डिक्रीज करती है और गवर्नमेंट के एक्सपेंस होते हैं। और ये नॉर्मली जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर को प्रोवाइड की जाती है, और ये विदाउट कॉस्ट नहीं होती, यानी कि विदाउट सर्विस नहीं होती, ये कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर इनको ये सब्सिडी मिल रही होती है। यानी कि सब्सिडी को दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि प्राइस आपको पे करनी पड़ती है पर मार्केट प्राइस से कुछ कम आपको पे करनी पड़ती है। तो विदाउट प्राइस नहीं होती है, तो इस वजह से इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेट वैल्यू ऑडिट इज इक्वल टू, अच्छा, जो नेट वैल्यू एडिट होता है ना, वो दो मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्रोडक्शन साइड से, प्रोडक्शन साइड में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड माइनस डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला इसका होता है। ठीक हो गया। और इनकम साइड्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है उनको अगर आपस में जमा कर लें आप, तो वो भी आपके पास नेट वैल्यू एडिट के इक्वल होती है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आउटपुट माइनस डेप्रिसिएशन, इसमें ये मेस है इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक हो गया। प्रोडक्शन साइड में वैसे तो ये दोनों फार्मूले ठीक है, ए और डी, बट इसमें जो ए वाला है, अगर हम उसको इनकम साइड से देखें, पेमेंट अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड नेट वैल्यू ऑडिट, नेट वैल्यू एडिड। तो जो ए ऑप्शन है वो इसमें ज्यादा सूटेबल है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल पेमेंट्स आर नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल पेमेंट्स कर लें या ट्रांसफर पेमेंट्स कर लें, दोनों एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जमा कर देंगे तो वो मार्केट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी होगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया तो वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर चला जाएगा। जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस, जीडीपी प्लस एट मार्केट प्राइसेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ना ठीक लिखी हुई हैं। तो ये डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट होगा। उन्होंने पूछा था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तीनों के तीनों ठीक है, इस वजह से डी इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। 59 MCQs. In general, price level goes up 12% and national income 3%. ठीक हो गया। देन द नेशनल इनकम एट ए करंट प्राइसेस, इसकी क्या होगा, यानी कि जो वो कहता है कि प्राइस लेवल जो इंक्रीज हुआ है ना, वो हुआ है 12% हुआ है। ठीक हो गया। नॉमिनल चेंज आया है, जो रियल चेंज आया है जिसमें नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम के अंदर प्राइस भी होती है और क्वांटिटी भी होती है, वो कहता है कि जो इधर चेंज आया है वो 3% आया है। ठीक हो गया। अब वो कहता है नेशनल इनकम के अंदर, जो नेशनल इनकम की जो करंट प्राइसेस है उसके अंदर क्या चेंज आया है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 15% आएगा। इसका ये बी आंसर जो है वो करेक्ट है। 60 है, सी इज इक्वल टू 200, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू -40, और वो कहता है इनकम क्या होगी, तो सी प्लस आई करेंगे तो ये 160 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 61, to avoid a double counting when GDP is estimated, economists calculate value added at each stage of production। यानी कि जब हम प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए जो वैल्यू एडिड मेथड है वो अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ है, जिस तरह के सबसे पहले क्या होता है, फ्लोर होता है। सबसे पहले वीट हो गई, वीट के बाद उसका फ्लोर आटा बन जाता है और उसके बाद उसकी रोटी बन जाती है। अब जो वीट है वो फर्ज करें 10 रुपीज की है, जब उसका फ्लोर बनता है तो 15 रुपीज का हो जाता है, रोटी 20 की हो जाती है। तो या तो हम इसको रोटी को की प्राइस को शामिल करेंगे, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। पर अगर इनको शामिल करना लाजमी ही है तो फिर इनकी जितनी वैल्यू में इजाफा हो रहा है उन चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह की वीट 10 की थी,
10 और 15 के अंदर 5 का डिफरेंस है, और फिर ये 5 का, इनको जब जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी 20 है, और यहाँ पर भी क्या था, 20 था। या ये जमा कर लें, या हर स्टेट के ऊपर जमा कर लें, तो आप डबल काउंटिंग से बच जाएंगे। तो ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा आंसर होगा। व्हेन प्राइसेस राइज अलोंग विद राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। देखें जी, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। वेजेस इंक्रीज हुई, या रॉ मटेरियल महंगा हुआ, आयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम इधर आ गया, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई, आउटपुट कम हुई। तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, आउटपुट कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। प्राइसेस बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन भी आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई, यानी कि फ्लिप्स कर्व में तो इनका ट्रेड ऑफ होता है, पर यहाँ पर इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलिगोपोली मॉडल इज कंसर्न विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉफिट, यानी कि कार्टेल का जो वर्ड यूज हो गया, ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये कार्टेल में होता है। और कार्टेल किस में होती है जी, कार्टेल होती है एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर। ठीक हो गया, ये बर्ट्रैंड प्राइस लीडरशिप और ये एजवर्थ मॉडल, ये सब के सब नॉन एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली के हैं। तो ये सी जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट होगा। तो जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें ये बड़ी डिटेल के साथ मैंने चीजें समझाई हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्यूचर ऑफ आइसो प्रॉफिट, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रॉफिट नहीं, आइसो प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। आइसो प्रॉफिट कर्व, आइसो प्रॉफिट, सॉरी, आइसो प्रोडक्ट कर्व लाइक आईसी कर्व, इसकी में डाउनवर्ड होता है, ठीक है जी। डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं लेबर और कैपिटल के, ठीक है जी। कन्वेक्स टू रीजन होता है, ये भी ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करते ईच अदर, ठीक हो गया। तो ये इसमें गलत दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। A factor of production whose supply is fixed in the short run and may get additional earning, and these earning are generally referred as a कोजाई रेंट किसे कहते हैं। कोजाई रेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर फिक्स था, और उसने एडिशनल अर्निंग की अपने सप्लाई फिक्स होने की वजह से शॉर्ट रन में, जो इसकी ये जो अर्निंग है इसको हम कोजाई रेंट कहते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है ये। ये मैंने जब अपने लेक्चर्स कॉस्ट पढ़ाई तो कॉस्ट में ये चीज डिस्कस हो चुकी है। तो इसका जो मैथमेटिकल नेम है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जुबैर हैज ए स्पेशल टेस्ट फॉर ए कैंटीन बर्गर, and the owner of the canteen double the prices. Zubair did not respond the increase in the price and demand the same quantity, यानी कि जब 10 रुपीज का था तब भी वन खरीद रहा था, 20 का हो गया फिर भी वन खरीद रहा है। ठीक हो गया, ये वन बर्गर खरीद रहा है जब 10 का था, जब भी वन खरीदता था। 20 का है तब भी वन खरीद रहा है, तो डिमांड कर्व क्या हो गई, वर्टिकल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे। जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। If the price of goods fall from 90 cent to 70 cent and quantity demand increase 35 to 45, ठीक हो गया। ये आ गया, ये मैंने बनाया हुआ है। चेंज इन प्राइस 20 है, और चेंज इन क्वांटिटी -10 है, ठीक हो गया। यानी कि 35 में से 45 गए -10, और 90 में से 70 गया तो ये 20 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये बिग चेंज है तो हम इसके ऊपर आर क्लासिसिटी का फार्मूला लगाएंगे। चेंज इन क्वांटिटी, ये -10 ये पुट हो जाएगा, चेंज इन प्राइस 20 पुट हो जाएगा, इनिशियल प्राइस 90 70 ये, और इनिशियल क्वांटिटी 35, और ये इनको जब जमा किया तो ये -1 आया। तो इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मॉडल लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये मैंने ठीक किया हुआ है, सी ऑप्शन। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंडिफरेंस कर्व कैन बी, इंडिफरेंस कर्व जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं तो ये 90 एंगल पर बनता है, एल शेप होता है, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। यही हम गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, और ये एल शेप बनता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इफ टू हाउस होल्ड हैव आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस बट डिफरेंट इनकम, ये दो हाउस होल्ड है, एक की इनकम 10 है और एक की 20 है, प्राइस लेवल है 5 है, और जो ए है, अब 5 प्राइस लेवल है तो उसकी इनकम 10 है, तो वो दो क्वांटिटी खरीद सकता है।
ठीक हो गया। और जो बी है वो उसकी इनकम 20 है, प्राइस 5 है, तो वो 4 क्वांटिटी खरीद सकता है। अब ये क्वांटिटी मैंने बनाई हुई है 1 2 3 4। ठीक है क्या, जो गरीब है तो वो 2 क्वांटिटी खरीद सकता है, तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 20 है। जो अमीर आदमी है जिसकी 20 इनकम है, तो वो 4 क्वांटिटी खरीद सकता है, उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर वेल्दियर वन विल हैव लोअर मार्जिन यूटिलिटी फॉर मोस्ट गुड, क्योंकि उसके पास मोस्ट गुड है, 4 गुड्स वो खरीद सकता है, तो इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होगी, 4 होगी। तो जो बी ऑप्शन है इधर वो ठीक ऑप्शन है। 71 है, प्रॉफिट इज ए मैक्सिमाइजेशन व्हेन द स्लोप ऑफ टी सी एंड एम टी आर इज सेम। ठीक हो गया, यानी कि जब हम ये डायग्राम बनाते हैं, ये मेरे पास टी आर होता है और ये मेरा टोटल कॉस्ट कर्व होता है। यहाँ पर इनका गैप ज्यादा होता है, यहाँ पर इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं, नीचे इनकी हम स्लोप्स बना देते हैं। ये हमारे पास एम आर होता है और ये मेरा एम सी होता है। बिल्कुल यहाँ पर इन दोनों की जहाँ पर स्लोप आपस में इक्वल होती है वहां पर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो इसका स्लोप ऑफ टी सी एंड टी आर इज सेम। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 72 एमसीक्यूज, बड़ा ही फेमस है, फिशर इफेक्ट, ये इसका फार्मूला है। नॉमिनल, एन आई लिखा हुआ है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, 1 to 1 रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान। अब यहाँ पर उसने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 11% और रियल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है यहाँ पर 6%। देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ये लिखे हुए है, तो 6 उधर चला जाएगा तो जवाब क्या आएगा, 5। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल बैंक रेट ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो कर्जे देता है कमर्शियल बैंक्स को और जो उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे क्या कहते हैं, वो डिस्काउंट रेट कहते हैं उसे। ठीक है, सेंट्रल बैंक जब लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को और जो उसके ऊपर रेट डिटरमाइंड होता है उसको डिस्काउंट रेट कहा जाता है। 74 एमसीक्यूज है, व्हेन ए कम्पिटिटिव फर्म अचीव ए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ये एलएमसी है, ये एलएसी है, ये आर एम आर है और प्राइस। तो वो कहता है व्हेन द कम्पिटिटिव फर्म अचीव ए लॉन्ग रन, पी इज इक्वल टू एम सी। हाँ जी, इधर पी और एम सी भी इक्वल है, एम आर और एम सी भी इक्वल है, यहाँ पर ये एम आर है और यहाँ पर ये एम सी, ये भी इक्वल है। पी इज इक्वल टू ए टी सी, ये पी है और ये ए टी सी है, ये भी इक्वल है। तो ऑल ऑफ देम, इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। 1948 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके ऊपर डब्ल्यूटीओ और गैट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और वो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, वहां पर इसकी सारी डिटेल है, ये वहीं से एमसीक्यूज है, तो इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। हाउ मैनी हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान, आसियान क्या है, साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें बर्नौई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 कंट्रीज हैं। 1967 में ये स्टैब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसके ये 10 कंट्रीज हैं, इसके मेंबर ये मैंने आपके सामने लिख दी। ये क्वेश्चन सेम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है पहले। हाँ जी, 77 एमसीक्यूज है। इन विच मंथ 1945 was the फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, अक्टूबर। ठीक है, ये जो कनाडा में है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये इस वजह से मैं डिटेल बता रहा हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में कोई पेपर देना पड़े तो बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट होते हैं पर सिचुएशन चेंज हो जाती है। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, इसका जो सेटअप है वो कब हुआ था, 1948 के अंदर। द वायलेशन ऑफ assumption ऑफ कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ रेजिड्यूल इज नॉन, ये देखें जी, ये हमारी एक रिग्रेशन लाइन रन की हुई है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इसके वेरिएंस है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन म्यू आई का स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर, ये क्या होता है, सिग्मा स्केयर कांस्टेंट होता है। अगर ये वायलेशन हो जाए तो इसको हम हेट्रोस्टैटिसिटी कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। होमोस्टैटिसिटी, होमोस्टैटिसिटी का मतलब मैंने ऊपर बता ही दिया है, ये
कि जो कांस्टेंट जो इसका वेरिएंस होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली हेल्ड सेंस द टोटल पॉपुलेशन इज 207.77 मिलियन। In nominal terms, total GDP of Pakistan for the year of 2020 is about, यहाँ पर ये मैंने, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च की हैं। तो मेरे मुताबिक ये 300.54 बिलियन है। तो इसमें जो ए और बी ऑप्शन है वो मोर मोर सूटेबल हो सकते हैं। इन 2020 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान 6.9%, ये एग्जैक्ट है। डिवेल्यूएशन में क्या होता है कि आपकी जो करेंसी है, आपकी उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते थे कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज होता था। अब ये कितने का हो गया? 300 रुपीज हो गया, वो $1 के अगेंस्ट। तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है ये डिवैल्यू हो गई है, और इसकी जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट वो कम हो गई है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, अब इसने पूरी स्टेटमेंट नहीं रखी लिखी, रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू। यानी कि आपने नल हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस बनाते हैं हम, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया, जो आपने कैलकुलेशन की स्टैटिस्टिक्स की मदद से या कोई और टेस्ट की मदद से, और वो था ठीक, तो इट मीन्स कि आपने टाइप 1 एरर अक्कर हो गया। इसका जो ऑपोजिट होता है वो टाइप 2 एरर होता है। रिसेंट पॉपुलेशन सेंसस हेल्ड इन 2017, इससे पहले जो पॉपुलेशन है वो 1998 में हुई थी, यानी कि तकरीबन 20 साल बाद हमने दूसरी वो की है, मरदमशुमारी की है, सेंसस की, हालांकि 5 ईयर बाद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसी लिमिट स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर में सबसे पहले हम कोटे को पढ़ते हैं, और वो क्वांटिटेटिव लिमिट्स होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोटा कहते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये जो टैरिफ का वर्ड आ गया तो ये टैरिफ बैरियर्स हैं, तो इस वजह से बी और सी गलत हो जाएंगे। 88 एमसीक्यूज है। What will be the property of OLS estimator in the presence of multicollinearity? अब मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर क्या होता है कि वो बाइसनेस को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर मल्टीकोलिनियरिटी है डाटा के अंदर तो आपका जो एस्टिमेटर है वो स्टिल अनबाइस रहेगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपका जो एस्टिमेटर, जो आपने पैरामीटर को फाइंड आउट किया है, वो ट्रू वैल्यू के करीब होता चला जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी है कि सैंपल साइज इंक्रीज होने से जो आपकी पैरामीटर आपने जो एस्टिमेट किया है वो एक्यूरेट पैरामीटर्स की तरफ मूव होता रहता है। ठीक हो गया, तो इट विल बी कंसिस्टेंट। ये सैंपल साइज इंक्रीज करने से कंसिस्टेंट भी वाली प्रॉपर्टी भी रहती है मल्टीकोलिनिटी का, अगर प्रॉब्लम है डाटा के अंदर। अनबाइसनेस भी रहती है, बट वो एफिशिएंट नहीं रहता। एफिशिएंट मल्टीकोलिनिटी किस चीज को डिस्टर्ब करती है? आपके वेरिएंस को डिस्कस करती है, आपका वेरिएंस को लार्ज कर देती है। ये वेरिएंस आपका लार्ज हो जाएगा तो आपका जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, आप उससे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आप उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड इसलिए करती है पब्लिक गुड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज फ्री राइडर मेक इट्स डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट मार्केट टू सप्लाई द सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इस वजह से पब्लिक गुड्स, एजुकेशन और हेल्थ को फ्री प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं जो सोशली ऑप्टिमल लेवल चाहिए होता है उसका एजुकेशन और हेल्थ का, वो प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता फ्री मार्केट में, क्योंकि उसकी कॉस्ट उनको ज्यादा होती है, बेनिफिट्स उनको कम होते हैं। जिस तरह पोलियो के खतरे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाए, ठीक है, और जो फ्री राइडर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहिए तो उनको भी हैं। अब प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ उनको ही देगा ना जो बेनिफिट्स उनको ज्यादा देंगे और प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट कम आएगी। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स होती हैं वो फ्री राइडर्स मेक इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड मार्केट्स, यानी कि जो प्राइवेट मार्केट्स है वो फ्री मार्केट्स में उनको
डिफिकल्टीज होगी, और उधर उनको इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट्स की हेल्थ एंड एजुकेशन को लोगों को प्रोवाइड करना। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द ऑलेस रेजिड्यूल इन मल्टीपल रिग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फिटेड वैल्यूज। फिटेड वैल्यू का मतलब वाई हैड द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक हो गया। वाई आई माइनस वाई हैट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ओ एल एस रेजिड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में, जैसे कि हम दूसरों में फाइंड आउट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 91 एमसीक्यूज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का जो मेरा लेक्चर है उसमें ये बताया गया है कि जो फर्म है वो कंसीडर करती है अपने एक्शन को अदर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, कि अगर दूसरी फर्म्स प्राइस कम करती है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं भी करती तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि दूसरे फर्म्स को जहन में रखकर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। तो जो मेरे गेम थ्योरी के लेक्चर्स हैं उसमें ये जो स्टेटमेंट है बड़े तरीके के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर क्लोज टू जीरो, यानी कि जो क्लोज टू जीरो है इट मींस जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं एक्स और वाई उनके दरमियान वीक रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड शिफ्ट द मार्केट लेबर सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, यानी कि जो सप्लाई कर्व है ना लेबर का, ये सप्लाई कर्व है, ये स्पेसिफिक मार्केट के लिए ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है। लेबर एगमेंटेड टेक्नोलॉजी, ये डिमांड फॉर लेबर को तो इफेक्ट कर सकती है लेबर एगमेंटेड टेक्नोलॉजी, बट इसको शिफ्ट नहीं, सप्लाई को नहीं डिस्टर्ब करेगी। चेंज इन वर्कर टेस्ट सो डैट वर्कर वांट टू रिटायर, इससे सप्लाई इंक्रीज होती है नॉट डिक्रीज। डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर सच एज कैपिटल, अगर इसकी जो सप्लाई है कैपिटल की मशीनों की तादाद कम हो जाती है तो ये डिमांड फॉर लेबर को इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब मशीनें कम होंगी तो मजदूर भी मशीनों पर कम लगेंगे, तो उससे डिमांड फॉर लेबर इफेक्ट होगी नॉट ए सप्लाई ऑफ लेबर। इंक्रीज इन वेजेस पेड टू वर्कर इन ए कम्पिटेटिव मार्केट, हाँ जी। अब हुआ क्या कि जो कम्पिटेटिव मार्केट है, यानी कि एक फर्म है वो हायर वेजेस ऑफर कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वहां पर लोग डिस्करेज होंगे और दूसरी साइड पर जाना शुरू होंगे। एग्जिस्टिंग फर्म्स की जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी और वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा तो फिर ही आपको समझ आएगा। 94, ड्यू टू कोविड 19 पाकिस्तान सफर्ड ए लॉस, पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ था उस वक्त, 3 ट्रिलियन इन कंट्री जीडीपी। ठीक हो गया। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट यूज होते हैं। ये मैंने एक बियर रीच बनाने की कोशिश की है। बियर का मतलब रीच होता है, बुलिश बुलिश का मतलब एक वो भैंसा होता है। अगर आपने स्पेन में देखें, स्पेन के अंदर एक मेला लगता है, जब वो बुल अपना शिकार तलाश कर रहता है तो उसको अपने सींगों पे उठा लेता है, ये सींग बनाए हैं, और वो अपने शिकार को ऊपर की तरफ उछालता है। और अगर बेयर को आप खाता देखें, रीछ को, तो जब ये अपना शिकार को पकड़ता है तो उसको नीचे की तरफ देकर मारता है, ये ऊपर की तरफ मारता है, ये नीचे की तरफ। तो बेरिश यहीं से ये निकला है, जब स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो तो इट मीन्स वो बेरिश है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है, भैंसे ने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ अपना शिकार, तो इसको बुलिश कहते हैं। तो यहाँ पर व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग तो बेयर है, तो ये बेरिश हो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 96 एमसीक्यूज है। Correlation between x and y can be interpreted as a causal relationship x or relationship of x and y, यानी कि कोरिलेशन है x एंड y का, वो कहता है इसको कैजुअल रिलेशनशिप, कॉज रिलेशनशिप को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, y इज अनइफेक्टेड बाय x इन लीनियर वे, नहीं जी। यानी कि कोरिलेशन और कॉजेशन होती ही तब है जब x और y के दरमियान वो आपस में इफेक्टेड हो रहे हैं और लीनियरली हो रहे हैं, तो फिर उसे हम कोरिलेशन कहेंगे। और ये तो फिर अगली कॉजेशन की भी बात कर रहा है।
वाई इज इफेक्टेड बाय एनी वेरिएबल अदर देन एक्स, ये भी गलत है। यानी कि वाई इफेक्ट तो हो रहा है, एक्स से नहीं हो रहा और किसी और से हो रहा है, तो इट मीन्स ये भी गलत है। वाई इज अनइफेक्टेड बाय एनी वेरिएबल दैट इज कोरिलेटेड विद एक्स। हाँ जी, यानी कि वाई इज अनइफेक्टेड, एनी वेरिएबल, ठीक हो गया, एनी वेरिएबल है, यानी कि अदर देन एक्स की बात कर रहा है, उससे अनइफेक्टेड है, ठीक है जी। इज कोरिलेटेड विद एक्स, और डेट इज कोरिलेटेड, और एक्स के साथ क्या है, वो कोरिलेटेड है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे, सी ऑप्शन इधर करेक्ट है। ये मैंने जस्टिफिकेशन भी आपको, स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के सुना दी। इफ चेंज इन वेरिएबल एक्स कॉज ए चेंज इन वेरिएबल वाई, यानी कि एक्स वजह बन रही है वाई में चेंज की, यानी कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स में चेंज आता है, उसकी वजह से वाई में चेंज आता है। तो वाई क्या है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। तो बी और सी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। ये पिछले एमसीक्यूज में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बहुत से नाम आपको बताए थे। एज सैंपल साइज इंक्रीज द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीज, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं, अगर मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया, मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है तो सैंपल साइज इंक्रीज करने से भी प्रॉब्लम नहीं हो, मसला हल होगा, ठीक हो गया। नॉर्मली ये होता है कि सैंपल साइज को इंक्रीज करने से जो आपका जो वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन है वो डिक्रीज होता जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हेन मेजरमेंट एरर आर प्रेजेंट इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी कि जो आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ना, उनके अंदर मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो ये एक्स वेरिएबल है इसके अंदर एरर भी, प्रॉब्लम्स, एरर एरर आ गया इसके अंदर, ठीक हो गया, आपने मेजरमेंट ठीक नहीं की। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट एस्टिमेशन ऑफ मॉडल पैरामीटर इज इम्पॉसिबल, यानी कि जो आपने कंसिस्टेंट एस्टिमेशन करनी है मॉडल पैरामीटर्स की, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो मेजरमेंट है इसको एटेन्यूशियस बाइस प्रॉब्लम कहते हैं, ये मैंने सामने लिख दिया है। और ये सी प्रॉब्लम, जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। हेटेरोस्टाटिसिटी इज मोर कॉमन, ये बहुत दफा जो मेरे लेक्चर है इकोनोमेट्रिक्स के यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड है, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल डाटा के अंदर पाया जाता है, और जो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है वो टाइम सीरीज डाटा के अंदर पाया जाता है, तो ये सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है एजी के, जो पेपर हुआ है एजी के का, पीएससी 2026 का पेपर है, ठीक हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि ऑल वीक बिजी था, बिजी था। अब मैं इजी हुआ हूँ, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैंने आज ये पेपर सॉल्व किया है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें आप। अल्लाह हाफिज़।